Hello and welcome back to Victory Series Master Cater English, where we discuss the most important topics and solve PYQs to help you ace in the exam. Welcome to our channel, Bansal Academy. If you haven't subscribed to our channel till now, kindly subscribe to our channel ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आपके तक आ सकें एंड उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की दैट इज इंग्लिश सो हाय एवरीवन आई एम प्रियंका पठानिया योर इंग्लिश ट्यूटर और हम तैयारी करवाते हैं आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं सो हमारे जो कोर्सेज हैं फ्रॉम मास्टर केडर इंग्लिश लेक्चर केडर इंग्लिश पंजाब JKPSC English, lecturer English, then we have KVS and so many courses और अगर इन सभी कोर्सेज के बारे में आपको जानना है कि इंग्लिश के और कितने कोर्सेज आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो तो आपको अपने जो है प्ले स्टोर पे जाके या ऐप स्टोर पे जाके टेक बाय बंसल अकेडमी जाके आपको सर्च करना है एंड ऐप में आपको सभी के सभी कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल हैव द नंबर्स जहां पर आप कॉल कर सकते हो और हमारे कोर्सेज के बारे में और भी जान सकते हो नॉट जस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट बट हमारे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं लाइक केमिस्ट्री सोशल साइंस SST एंड वी हैव हिंदी फिजिक्स मैथ्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हो सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट आर विक्ट्री सीरीज जो कि एक ऐसा प्लेलिस्ट हमने अपने प्लेटफॉर्म बंसल एकेडमी में चलाया है एक ऐसा फ्री रिसोर्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने में और ये स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किस कोर्स की मास्टर केडर इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं पंजाब की जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं जहाँ से आप जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो ऐसे टॉपिक्स अगर आप पक्के करके जाओगे तो सिलेक्शन पक्का होगा नंबर पक्के होंगे वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी ज़रूर मिलेंगे उसी के साथ साथ हम PYQ सॉल्व करवा रहे हैं अभी तक हमने जो है आपका द मोस्ट रीसेंट PYQ जो इंग्लिश का हुआ है दैट इज इन द ईयर 2022 हमने सॉल्व करवाया है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो इन कॉन्टिन्यूशन में आपको सारी की सारी वीडियोस जो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जितने भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स या PYQs के बारे में बात करा है विद दैट हमने जो है 2020 का भी PYQ सॉल्व करा है एंड करंटली वी आर सॉल्विंग 2017 एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट 4 हमने हर पार्ट में जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ओके 30 हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ईच क्वेश्चन मतलब 30 का सेट हम लेके चले थे एंड 30 में जो है ये वाला जो है हमारा है पार्ट 4 2017 का राइट जहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है 150 होते हैं और हमने अभी तक जो है 3 पार्ट्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है 90 तक सॉल्व कर लिए हैं अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं सो पहले उन्हें जाके देखिए ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ आए और हम सिर्फ जो है एक क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है सिर्फ यहाँ तक हम लिमिटेड नहीं रखते हैं हम कोशिश करते हैं कि जितने जो 3 इनकरेक्ट ऑप्शन है हम उन पे भी बात करें उन्हें भी आप तक समझाएं कि वो कैसे हैं ताकि आप इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को और समझते चलो और आपके कॉन्सेप्ट्स बल्कि एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि 4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों और मल्टीपल राइटर्स मल्टीपल वर्क्स आप साइमल्टेनियसली जो है सीखते जाओ अगर आप PYQs वाली वीडियो सॉल्यूशन भी क्लासेस देख लोगे 10 to 15 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि आप आंख बंद करके सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि एग्जाम में अगर आप PYQs लगा के जाते हो हर कोई अगर आप ट्यूटर जितने भी प्लेटफॉर्म्स में कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो या आपने सुना भी होगा जिन्होंने क्वालिफाई करा है कि PYQs लगाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है पहली बात आपको एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल पता चलता है कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट आता है सेकेंड थिंग आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि आपका एग्जामिनर का क्या थॉट प्रोसेस है क्या माइंडसेट है किस तरीके से वो क्वेश्चंस बना रहा है किस तरीके से वो ऑप्शन दे रहा है एंड थर्ड थिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो रैंडम गेस वर्क करने की जगह आप एलिमिनेशन मेथड या और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स से एकदम एक्यूरेट गेस कैसे लगा सकते हो करेक्ट ऑप्शन तक का जो पूरा का पूरा एक रोड मैप है स्ट्रक्चर्ड वे में वो हम आपको लेकर आते हैं ओके विद दैट लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी फर्दर ड्यूज तो हम आज बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे और 120 तक हम सॉल्व करेंगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ओवर हियर इज विच
पार्ट ऑफ इंग्लैंड लाइज इन द बैकग्राउंड ऑफ हार्डीज नॉवल। यहाँ पर बात हो रही है अगेन टॉमस हार्डी की। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और अगर आपने जो है हमारी 2020 की और 2020 जो है 2022 और 2020 की जो अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा टॉमस हार्डी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं और ज़्यादातर वो किस जगह के बारे में मैक्सिमम अगर आप उनके वर्क्स उठाकर देख लोगे तो आपको एक ही सेटिंग बार 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 नजर आएगी एंड दैट इज व्हाट वेसेक्स की सेटिंग आपको नजर आएगी। ये एक फिक्शनल यानी कि काल्पनिक सेटिंग का इस्तेमाल करा करते थे अपनी जो है वेसेक्स का। और वेसेक्स कहाँ जैसे ये बताते थे कि एक ऐसी जगह है, वेसेक्स काल्पनिक है, राइटर है, कल्पना कर सकता है, इमेजिनेशन अपनी चला सकता है, कुछ भी कहानियां बुन सकता है। तो उन्होंने एक जगह बना दी अपने ही दिमाग से, वेसेक्स। और उन्होंने कहा कि ये जगह कहाँ पाई जाती है, साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। कल को क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पे ये फिक्शनल टाउन जो है कहाँ पर है, वेसेक्स, तो साउथ वेस्ट इंग्लैंड में है ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। ओके, सो हियर वी हैव इज, अगर हम इनकी बात करें लैंकनशायर, तो ये हमारा जो है इंडस्ट्रियल नॉर्थ की बात करता है। और आपके हार्डी तो वेस्ट की बात करते हैं। दिस इज एन, एन से लिख दूं, डायरेक्शन नॉर्थ। अगर हम सी ऑप्शन को देखें, हॉन्डरस आइलैंड, ये तो इंग्लैंड का ही पार्ट नहीं है, ये तो नहीं है। अगर हम मैनचेस्टर की बात करें, अगर कोई भी आपको अर्बन या इंडस्ट्रियल सेटिंग के बारे में, यूजुअली कहानियां मैनचेस्टर में देखने को मिला करती थी हमें। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91 इज वेसेक्स। और वेसेक्स नॉवेल्स के नाम से जो है आपके टॉमस हार्डी बड़े ज्यादा फेमस हैं। व्हाई? बिकॉज ही यूज दैट फिक्शनल सेटिंग वेसेक्स का बहुत सारी नॉवेल्स में। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही वेसेक्स आए दिमाग में टॉमस हार्डी क्लिक करना चाहिए। द नेक्स्ट वी हैव इज विच वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिड टी.एस. इलियट यूज फॉर राइटिंग हिज फेमस पोम द वेस्टलैंड। अब देखिए, वेस्टलैंड है आपके पास, हमें पता है कि 1922 में वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रोकन सोसाइटी, मॉडर्न एज के जो ये राइटर हैं हमारे पास, वेरी फेमस राइटर कह लो, प्ले राइट कह लो, क्रिटिक कह लो, पोइट कह लो, हर जगह ही आपके इलियट ने हाथ मारा है और जहां हाथ लगाया है वहां से सोना ही निकाला है। तो इलियट जो है आपके बहुत ही अच्छे हमारे पास ऑथर हैं, हमारे पास राइटर हैं, पोइट है, हर कुछ है। तो इनका जो ये वर्क है 1922 का, जो ये पोम है वेस्टलैंड, ये बड़ी ज्यादा फेमस है, जिसे इन्हीं के फ्रेंड ने, इज़रा पाउंड ने उसे एडिट करा था। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा था कि इसका एडिटर कौन है। किसे जो है बेटर क्राफ्ट्समैन का दर्जा दिया था इलियट ने, ये बोलती हुई कि तो मुझसे भी बेटर क्राफ्ट्समैन है, अपने ही फ्रेंड एज़रा पाउंड को कहा था। और ये पूरा का पूरा जो पोम है वेस्टलैंड, वो भी उन्होंने अपने ही फ्रेंड एज़रा पाउंड को डेडिकेट कर दिया था। राइट। उसी के साथ साथ इसमें कुछ संस्कृत की भी लाइंस आपको पता है आती है एंड में, ओम शांति ही शांति ही शांति ही भी आता है। तो बहुत लैटिन से, फ्रेंच लैंग्वेज से, इंग्लिश से, संस्कृत से, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं से इन्होंने जोड़कर ये जो वर्क है, पेस्टिश जिसे हम कहते हैं, वेस्टलैंड बनाया। वेस्टलैंड कहानी है एक ऐसी ब्रोकन सोसाइटी की वर्ल्ड वॉर के बाद। देखिए, पहला विश्व युद्ध जब देखा, वर्ल्ड वॉर वन, तो लोगों को नहीं पता था कि क्या होगा, एक वॉर के क्या-क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जब उनको वो चीज़ें उन्होंने देखी, तो उसके बाद लोगों में ना एक बहुत ही निराशा का एक माहौल, होपलेसनेस का माहौल जो है पूरा का पूरा छा गया था। तो उसी के बारे में बात करते हैं इलियट। और ये इलियट ने इनसे पूछा है कि कौन-सा ऐसा वर्क है एंथ्रोपोलॉजी का जिसे टी.एस. एलियट ने यूज़ करा जब वो ये अपनी फेमस पोएम लिख रहे थे। कोई भी राइटर है, कोई भी पोएट है, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ वर्क उठा के पढ़ रहा है, कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन ले रहा है, उस राइटर से, किसी न किसी राइटर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो देखिए, दैट इज़ ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन ट्रेट। तो आपके टी.एस. एलियट भी उससे कुछ जो है अलग नहीं है। एलियट ने हमारे जो है सर जेम्स फ्रेज़र के द्वारा लिखी गई 1890 में पब्लिश करवाई गई द गोल्डन बो, ओके, द गोल्डन बो जो है बुक उठाई इन्होंने, इस वर्क को पढ़ा और इससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि जो मिथ रिचुअल, जो फ्रेमवर्क इन्होंने अपना पूरा का पूरा वेस्टलैंड का जो बना दिया, वो इस बुक के बेसिस पे था। राइट, इस बुक के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन बुक किसने लिखी है, कल को क्वेश्चन आ जाएगा भाई किसने लिखी है।
यही क्वेश्चन घुमा के दे देंगे, गोल्डन वो बुक दे देंगे। आप बोलोगे मैम सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये तो हमें जो है नहीं है। तो देखिए इंटरटेक्सुअल रेफरेंस से अगर आपका एग्जामिनर है, अगर वो सोच रहा है कि आपको वेस्टलैंड पढ़ा है आपने, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वहां से भी उठा के दे देगा। अगर आपको सिर्फ किताब का नाम पता है तो आपको उसके राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। राइटर का नाम पता है तो आपको पब्लिशिंग ईयर भी पता होगा। तो वो ये सारी चीजें सोच के चल रहा है, तो आपको भी इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, दैट्स हाउ वी स्टडी। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करें, वर्जीनिया वुल्फ इज अ पायनियर इन द टेक्निक ऑफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, बड़ी बार हमने पढ़ा है। वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हमारे पास, ये आता है जिन्होंने इन्होंने अपने वर्क, चाहे हो गया मिसेस डैलवे हो गया, टू द लाइट हाउस हो गया, ये जितने भी इनके वर्क्स हैं, इन्होंने इस राइटिंग टेक्निक का, ये एक तरीका था, एक टेक्निक इन्होंने मॉडर्न जो राइटर्स थे, चाहे वो जेम्स जॉयस हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गए, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसमें लिखना शुरू करा। अब देखिए ये क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको स्ट्रीम, नदी की जो स्ट्रीम बहती है ना, उसकी बात हो रही है स्ट्रीम। और जो हमारे कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियस हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स चले हैं, हमारी इनर साइकोलॉजिकल जो रियलिटी है, जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये उसकी बात करता है। पहले क्या करते थे राइटर्स, कैरेक्टर ने एक डायलॉग बोला, सामने वाला कुछ कह रहा है, बस इतनी सी बात। बट इंसान के जो एक्चुअल में ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस क्या ऐसे रहते हैं? जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, तो मेरे दिमाग में भी तो कुछ चीजें चली होंगी, साथ ही साथ आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके दिमाग में भी तो बहुत सारी बातें चली होंगी। या आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, तो तब भी तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, जो हम ज़रूरी नहीं है कि वो वोकल ही हों, सुनाई ही दे सबको। ठीक है, उन्हीं थॉट्स के बारे में बताते हैं कि कैरेक्टर्स का एक तो आपको दिखा दिया कि वो सामने वाले कैरेक्टर से बात कर रहा है या अकेले में बात कर रहा है, और जो उसके दिमाग में जो थॉट्स चले हैं, जो नदी की तरह चले हैं, जो कि थॉट्स और ऐसे नहीं आते कि थॉट नंबर 1 आ गया, फिर उसके बाद ही सेकंड आएगा। थॉट्स बहुत क्योटिक होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो ये सारी जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारी हमें अपने वर्क्स के थ्रू ये बताते हैं, उस तरीके से लिखते हैं कि हमें एक्चुअल में उसके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड का भी पता चलता है कि उसके जो है हमारे कैरेक्टर है, उसके दिमाग में क्या चला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। तो ये जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ नया नया लिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, चलिए इसमें भी कुछ देख लेते हैं, ऑप्शंस पे समझ लेते हैं बाकी के भी। बी ऑप्शन देखिए जो इनकरेक्ट है। यहाँ पे बात करी है सोशियोलॉजिकल नॉवेल्स की। सोशियोलॉजिकल नॉवेल्स जो है वो सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के इश्यूज को बताना, ये चार्ल्स डिकन्स बड़ा किया करते थे अपनी नॉवेल्स में, अगर आपने देखा होगा हार्ड टाइम्स, डेविड कोपरफील्ड एंड ऑल। देन वी हैव स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये एक्चुअल में कोई हमारे पास लिटरेरी नहीं है, दिस इज एक्चुअली फ्रॉइड। आपने फ्रॉइड के बारे में सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में सुना होगा, साइको एनालिसिस थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, इड ईगो सुपर ईगो के बारे में सुना होगा। उनकी जो बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जहाँ पे वो ड्रीम के थ्रू जो है लोगों के जो इनर थॉट्स हैं उनके बारे में बात करते थे। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते थे कि देखिए एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, मैं कॉन्शियसली होशो हवास में आपसे बात कर रही हूँ, आपको ये पढ़ा रही हूँ, बट अनकॉन्शियसली जो मुझे नहीं पता है, वो जो है वो हिस्सा जहाँ पे बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, हमारे ट्रॉमास हैं, हमारी जो पेन है, वो वहाँ स्टोर हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता। तो वो सारी चीजें जो हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और इसकी बात और कोई नहीं, हमारे पास सिगमंड फ्रॉड करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को जो है, ये फ्रॉइडियन टर्म है हमारे पास, स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस। सरिलिज्म की बात करेंगे, दिस इज एक्चुअली अ फ्रेंच मूवमेंट था ये हमारे पास, सरिलिज्म। Okay, so the next question we have over here is 94, जेम्स जॉयस was from। देखिए अभी जेम्स जॉयस की बात करी, जेम्स जॉयस हमारे पास मॉडर्न राइटर हैं जिन्होंने अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन लिखा है, फिनेगन्स वेक लिखा है, और ये थे कहाँ से? अगर बच्चे गेस कर रहे हैं इंग्लैंड से थे, इंग्लिश राइटर थे, तो ये गलत है। इंग्लैंड, ये थे आयरलैंड से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, आयरलैंड में भी कहाँ से? मेनली जो कैपिटल था डबलिन से थे ये। ओके, एंड ही वाज बोर्न इन 1882 इन डबलिन में पैदा हुए थे। यूलिसेस लिखा है, स्ट्रीम ऑफ अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन लिखा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे ये और वर्जीनिया वुल्फ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस, 1921।
and the Fantasia of Unconscious 1922 are two essays by। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ये दो essays किसने लिखे हैं, साइकोएनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस एंड द फैंटेसिया ऑफ द अनकॉन्शियस। अब आप सोचोगे अनकॉन्शियस है, साइकोएनालिसिस है, तो शायद ये वर्क्स जो हैं हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड ने लिखे होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये वर्क्स लिखे गए हैं ऑप्शन डी, डी एच लॉरेंस के द्वारा। और ये जो है हमारे पास एक्चुअल में ये जो वर्क्स थे, ये फ्रॉइडियन जो है साइकोएनालिसिस का, इन्होंने तो थ्योरी दिया था। फ्रॉइड का जो थ्योरी है, लिटरेरी थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, तो उसी में से एक थ्योरी है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का जो इनका थ्योरी था, वहाँ पे जो है ये जो है फ्रॉइड बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि एक छोटा बच्चा कैसे बड़ा होता है, उसके क्या-क्या ख्याल होते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल एलिमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं, इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं कि बेबी जो है वो अपने जो है फादर को एज़ अ राइवल देखता है, अगर बेबी बॉय है, राइट? वो जो है मदर की ब्रेस्ट से जो है व्हेन ही सकिंग द मिल्क वो उससे सेक्सुअल प्लेजर लेता है। तो ये सारी चीज़ें उस समय में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी एंड उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए स्पेसिफिकली आपके डीएच लॉरेंस ने ये 2 एसेज लिखे थे, साइकोएनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस 1921, फैंटेसिया ऑफ द अनकॉन्शियस 1922 बाय डीएच लॉरेंस। एंड ये क्यों लिखे गए थे, इसको क्रिटिसाइज़ करा था इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस थ्योरी को। ओके, एंड सिगमंड फ्रॉइड ही जो थे वो फाउंडर थे हमारे पास किसके, साइको एनालिसिस के, जहाँ पर ये बात करते हैं, बट इन्होंने कोई ऐसे नहीं लिखे। अगर बी ऑप्शन की बात करें, एच जी वेल्स, ये तो हमारे जो है सोशल थिंकर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, वर्जीनिया वुल्फ हमारी मॉडर्निस्ट एसेइस्ट हैं, राइटर हैं। साइको एनालिसिस से कोई इनका लेना देना नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज सेट। विलियम गोल्डिंग ने लॉर्ड ऑफ फ्लाई लिखा। ये इंग्लिश टीचर थे, इन्होंने अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करा कि देखते हैं, बच्चों को बोला तुम पे कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं, जो करना है करो। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं ये सब। तो ये एक फ़र्क दिखाते हैं हमें लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे 8 से 9 साल से लेकर 12 से मैक्सिमम 13 साल की उम्र तक, यानी कि 13 ईयर्स ऑफ एज जो है, वो सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 13 ईयर्स ऑफ एज का था। तो ये जो थे राल्फ वगैरह जितने भी बच्चे थे, एक स्ट्रैंडेड आइलैंड में जो है जब आ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर का समय होता है, तो जब उन पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाए नहीं करता है उन पे, तो वो सिविलाइज से कैसे हो जाते हैं, सैवेजेस बन जाते हैं। यानी कि जो ये दिखाना चाहते थे कि इंसान अपने आप को इतना सुपीरियर मानता है, बट वो इतना सुपीरियर होता नहीं, वो जानवर से भी बदतर है। वो जो है एनिमल्स जो है फिर भी ठीक है, ये जो है इंसान जो है वो सैवेज बन जाता है, सैवेजेस। और वो जो है लड़ाई झगड़ा इवन मर्डर करने के भी केपेबल है, क्योंकि बच्चों का ही एग्जाम्पल क्यों लिया इन्होंने अपनी कहानी में, और बच्चों के साथ ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों करा था अपने स्कूल डेज में जब ये टीचर थे, क्योंकि ये बच्चों को हम देखते हैं एज एन इनोसेंस की एक, आप कह लो कि प्रतिमा, एक मूर्त देखते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत इनोसेंट सोल्स होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। तो वो कहते हैं कि मासूम बच्चे भी किस तरीके से सैवेजेस बन सकते हैं अगर उन्हें अनइनहैबिटेड ट्रॉपिकल आइलैंड में छोड़ दिया जाए, उन पे कोई लॉ वगैरह नहीं है। यानी कि इंसान अगर इंसान है और अच्छे से बिहेव कर रहा है, सिविलाइज्ड है, ये वो खुद से सिविलाइज नहीं है, वो सिविलाइज्ड है क्योंकि उसको लॉज का डर है, रूल रेगुलेशन का डर है। अगर ये डर खत्म हो जाए, अगर ये बंधन टूट जाए, तो इंसान भी किसी जानवर से भयानक नहीं है, कम नहीं है, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एंड इट वाज पब्लिश इन 1954 एंड इट एक्सप्लोर्स सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। ओके, और ये कहाँ पे सेट है, इट इज सेट इन ऑन अ डिजर्ट आइलैंड, राइट? मतलब अकेला, अनइनहेबिटेड, स्ट्रैंडेड, कोई भी नहीं है वहां पे इंसान। और ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एंड गेम इज अ प्ले बाय सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट ने एंड गेम लिखा है, 1957 में आया था। एंड ये एक लैंडमार्क बन गया था हमारा किसका, थिएटर ऑफ absurd का, जहाँ पर ये बात करते हैं कि जिंदगी का कोई मतलब तो है नहीं, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं इस दुनिया में। और सैमुअल बेकेट का एक बहुत ही फेमस प्ले है जो कि आपको बिल्कुल पढ़ पढ़ के जाना है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थिएटर ऑफ absurd। absurdism, absurdity की बात करते हैं कि क्या मतलब है हमारा इस दुनिया में, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, ये प्ले भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। वेटिंग फॉर गोदो आपको जरूर पढ़ के जाना है, 19
1953 पहले इन्होंने इसको फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था एंड इट वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्ले में कुछ भी नहीं है, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन 2 लोग हैं, वो पूरा प्ले में आपको एक पेड़ के पास खड़े होके वेट करते हुए नज़र आएँगे और कुछ भी नहीं, यही होता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा स्टेज पे। तो ये एक बताना चाहते थे कि ज़िंदगी भी ऐसी है, इसका कोई मतलब जो है मतलब नहीं है हमारी ज़िंदगी का भी, तो ये बताना चाहते थे। ओके? देन वी हैव एग्जाइल्स इज अ प्ले बाय जेम्स जॉयस। एग्जाइल किसने लिखा है? जेम्स जॉयस ने लिखा है। और देखिए, जो इंसान कई बार जो है हमारे राइटर ना कोई नॉवेल्स लिखते हैं, उन्होंने कोई एक एक पोइट्री लिख दी, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। कोई हमेशा से पोइट्री लिखता आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर उन्होंने कोई एक नॉवल लिख दी होती, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही मेजर चीज बन जाती है उसको याद करना। तो अगर कोई अपनी नीश से बाहर जाके कुछ लिखता है एक राइटर, तो वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जेम्स चॉइस ने हमारे पास जो है ये इकलौता प्ले लिखा है इन्होंने, एग्जाइल्स, इकलौता प्ले। तो ये आपको नहीं भूलना है एंड इट वाज रिटन अराउंड 1914। इसको पब्लिश कराया गया था 1980 में। पी फॉर पब्लिश लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये अपने नोट्स में जरूर ऐड ऑन कर लेना। एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी किप्सन। आपने घोस्ट वगैरह सुना होगा उनका। हेनरी किप्सन जो है, उन उनसे जो है प्रभावित होकर, वो बहुत अच्छे बड़े बहुत बड़े प्ले राइट थे, ठीक है? उनसे प्रभावित होकर इन्होंने भी सोचा कि मैं भी एक प्ले लिखता हूँ, और इकलौता प्ले एग्जाइल्स लिखा था इन्होंने बस। The next we have is The Confidential Clerk is a play by, again क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्ले रिपीट हुआ है, पढ़ के चले जाना अगर नहीं पढ़ा है। 1953 में लिखा गया ये प्ले, ये किसने लिखा था? द मॉडर्न प्ले राइट टी.एस. एलियट। और इन्होंने ही हमारे पास एक और इनका अगर प्ले करना होगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं करा है, फिर भी इट विल हेल्प यू। मर्डर इन द कैथेड्रल, ये भी इनका पढ़ के चले जाना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल और ये जो है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज अ रूम ऑफ वंस ओन इज अ वर्क बाय। अब ये देखिए, रूम ऑफ वंस ओन क्या है? क्या है एक्चुअल में? है क्या? ये फेमिनिस्ट वर्क है हमारे पास। कहते हैं कि लड़कियों को, एक विमेन को चाहिए क्या जिंदगी में? बस उसे एक अपना खुद का कमरा चाहिए। अपना खुद का कमरा क्या है? इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? वो एक लिबर्टी, एक इंडिपेंडेंस का सिंबल है। आप बैठे हो अपने कमरा, आपका खुद का एक रूम है, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है, और आपके पास एक मुट्ठी भर पैसे हैं। ये भी बताते हैं, ये वर्जीनिया वुल्फ का ये हमारे पास वर्क है एक्चुअल में। ये बताती हैं विमेन्स के पास जो है इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होंगे, तब आप अपनी अपनी जो आपको ख्याल आएंगे कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, या आपको थॉट्स आएंगे, या फिर आप अकेले में बैठे हो शांत जगह में, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वहां पे आपको इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस मिलेगा। और दूसरी चीज, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करती है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजों की बात करती हैं। तो ये है हमारे पास। एक्चुअल में इन्होंने लेक्चर्स डिलीवर करे थे, उसके बाद ये हमारे पास ऐसे आया था। तो 2 लेक्चर्स के बाद ये ऐसे आया था हमारे पास, अ रूम ऑफ वन्स ओन। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लेक्चर्स ये थे, उसके बाद एक ऐसे आ गया था इनका, उस पे आ गया था लेक्चर्स के बाद। तो दैट इज अ रूम ऑफ वन्स ओन एंड वेरी वेरी, मतलब फेमिनिस्ट का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको मिस मत करना। The next we have is the first 2 volumes of Ted Hughes poems express। पहली 2 वॉल्यूम्स टेड ह्यू की पोम में क्या बताती हैं हमारे पास? तो है कौन सी पहली 2 वॉल्यूम्स, ये भी तो लिख लीजिए। द हॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, द हॉक इन द रेन। ये एक्चुअल में ना हमारे पास ये बात करते थे एनिमल साउंड्स की, एनिमल इमेजरी की, एनिमल इंस्टिंक्ट की और ह्यूमन वायलेंस की बात किया करते थे। अगर कभी क्वेश्चन आता है एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, या फिर हमारे पास आएगा एनिमल इंस्टिंक्ट या एनिमल इमेजरी का, जो कौन बार बार इस्तेमाल करता था एनिमल साउंड्स एंड ऑल का? टेड ह्यूज इस्तेमाल किया करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। द नेक्स्ट वी हैव इज लिपकल 1960। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सिंपल फैसिनेशन फॉर द फॉरेस्ट, सिंपल फैसिनेशन तो नहीं था फॉरेस्ट का, बहुत डीपली बातें करी हैं इन्होंने। एंड एफिनिटी विद द गॉथिक वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ एफिनिटी, गॉथिक वर्ल्ड क्या होता है, हॉरर वगैरह एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं थे।
एन अवेयरनेस ऑफ एफिनिटीज बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। हमेशा ये एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में बात किया करते थे कि एनिमल का इंस्टिंक्ट कैसा होता है, ह्यूमन का वायलेंस कैसा होता है। ह्यूमन भी किसी एनिमल से कम नहीं है, सारी चीजें बताते हैं और उनकी वॉइसेस वगैरह का यूज करते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। डी देख लेते हैं, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत हो जाएगा। So this is also wrong. The next we have is question number 102. Not waving but drowning is a collection of poems by. This is very important क्योंकि इकलौती ऐसी ये collection of poems है जो बार बार इस राइटर से आती है। एक ही वर्क करना है आपको, अगर और कोई ना कर पाओ तो ये जरूर करके चले जाओ, आपका पूरा का पूरा राइटर कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट इज स्टीवी स्मिथ। स्टीवी स्मिथ का है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ, बहुत ही आयरनी है इसमें भरी हुई, आयरॉनिक टोन है आपके पास, पूरा का पूरा आयरॉनिक टोन है। सॉरी, तो ये आ जाएगा सी एम सी। ओके, ये जो साउंड्स का जो आ रहा है ना आजकल, जो है टोन को टोन हो जा रहा है, दैट इज जब आपका प्रैक्टिस नहीं रहता इंग्लिश बोलने का, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास टीवी स्मिथ का आयरॉनिक टोन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डार्क ह्यूमर। और डार्क ह्यूमर के साथ साथ हमारे पास क्या किस चीज की बात करते हैं, स्टीवी स्मिथ। स्टीवी स्मिथ आपके पास बात करती हैं नॉट वीविंग बट ड्राउनिंग। सो देयर वाज दिस मैन हु वाज एक्चुअली ड्राउनिंग, और वो ऐसे से कर रहा है, जब वो डूब रहा है तो वो हाथ पांव जैसे इंसान मारता है वैसे मार रहा है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो लोगों को लग रहा है, वो जो साइड में खड़े हैं लोग, उनको लग रहा है वो हमें वेव करें, दे सिंग बाय, हाय, लाइक दिस। तो एक्चुअल में ये कहानी है जिसमें कलेक्शन ऑफ पोम्स है जिसमें कहते हैं नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आयरॉनिक टू अंडरस्टैंड। 1957 का ये कलेक्शन है हमारे पास। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही कर लोगे काफी है इनका, काफी। देन वी हैव सीमस हीनी। सीमस हेनी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एन आयरिश पोइट है ये हमारे पास। चलिए, और ये नॉर्दर्न आइलैंड में पैदा हुए थे, 1939 में पैदा हुए थे। नोबल पोइट लॉरेट रह चुके हैं, यानी कि नोबल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला था। कौन से ईयर में मिला था, 1995 में मिला था नोबल नोबल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और आपको ट्रिक, एक टिप दे देती हूँ। मोस्टली कभी भी कई बार डिसेंट पूछते हैं ना कि कौन कहाँ से है, इटालियन है, वेल्श है, आयरिश है, आयरलैंड है। मोस्टली, मोस्टली नॉट ऑल द टाइम्स, बट हाँ अगर आप गेस करना चाहते हो, मोस्टली आयरलैंड या आयरिश पोइट को, या आयरिश डिसेंट जो होता है ना आयरलैंड से, उसको टिक कर देना। 70% चांसेस है ठीक हो जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मोस्टली वहीं से जो आयरलैंड के होते हैं, जैसे डब्ल्यू बी यीट्स आयरलैंड से हैं, सीमस हिनी जो है हमारे पास आयरलैंड से हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, एक और अभी हमने करे थे, आई थिंक कौन थे, हाँ जी, जेम्स जॉइस भी आपके आयरलैंड से हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज हाई विंडोज इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बाय। हाई विंडोज किसने लिखा है, फिलिप लार्किन ने लिखा है, पब्लिश्ड इन 1974। दिस इज अ फाइनल मेजर पोइट्री कलेक्शन, फाइनल, ओके, फाइनल मेजर पोइट्री कलेक्शन बाय फिलिप लार्किन। ठीक है, डॉरिस लेसिंग नहीं, ये तो नॉवेलिस्ट थी। द गोल्डन नोटबुक लिखा है इवन बोलेंड। ये जो पोइट थी हमारे पास, एफआर लीविस, ये क्रिटिक है हमारे पास, जो है न्यू क्रिटिसिज्म में भी इनका वर्क है। द नेक्स्ट वी हैव इज, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है स्टूडेंट्स, बर्मीज डेज इज अ नॉवल बाय। अब जो है बर्मा की बात हो रही है। बर्मा आज के समय में हम जानते हैं उसको म्यांमार के नाम से। ठीक है, म्यांमार के नाम से। कौन था जो बर्मा में पुलिस में काम कर रहा था और उसने फ्रंट एंड पे वायलेंस देखा, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, और ब्रिटिश बर्मा पुलिस में उस समय वो काम कर रहे थे, और उनकी जो है ब्रुटैलिटी हर कुछ जो है वो बताते हैं, देखते हैं, और इस पे एक किताब लिख देते हैं, अपने खुद के फ्रंट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब वो देखते हैं, क्योंकि पुलिस में होते हैं। तो वो पब्लिश कराई गई थी 1934 में। और ये यहाँ पे बीइंग अ वाइट मैन, ठीक है, पुलिस में रहकर बीइंग अ वाइट मैन, ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, किसको क्रिटिक करते हैं, इंपेरियलिज्म को। बहुत बड़ी बात है, वरना वाइट मैन यूजुअली आपको वाइट का सपोर्ट करते हुए ज्यादातर नजर आएंगे। तो दैट इज जॉर्ज ऑरवेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पहले क्या घूम के आया हुआ था,
किस तरीके से इसका लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया था कि ऐसी कौन-सी किताब है जिसमें जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया था ये पुलिस में रहकर उन्होंने और उसके बाद उन्होंने इम्पीरियलिज़्म को, कॉलोनाइज़ेशन को जो है क्रिटिसाइज़ करा था दैट इज़ बर्मीज़ डेज़ एंड पब्लिश्ड इन 1934 सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। The next we have is in Graham Greene's The Power and the Glory the Reader Encounters. ओके सो पावर एंड ग्लोरी की अगर हम बात करें इट वाज पब्लिश्ड इन 1940 और ये कहाँ का सेटिंग है पावर एंड ग्लोरी जो है ये सेट कहाँ पे है मैक्सिको में मैक्सिको में सेट है किस समय की बात करता है ये 1930s के समय की बात करता है उस समय में क्या हो रहा था एंटी कैथोलिक परसिक्यूशंस कैथोलिक के खिलाफ उन पे जो है बहुत अत्याचार करे जा रहे थे वायलेंस था रिलीजियस वायलेंस था बहुत इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे थे आपको पता है कि दो सेक्ट हैं कैथोलिक है और साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट हैं तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं एंड मेक्सिको का वो समय 1930s का जब कैथोलिक्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस किया जा रहा था उसकी बात करते हैं तो वायलेंटली रेस्टलेस मेक्सिको की बात करते हैं यहाँ पर रीडर्स क्या इनकाउंटर क्या देखते हैं ये किताब पढ़कर पावर एंड ग्लोरी जो पावर में है वो जो है जो पावर में नहीं होगा उसे सप्रेस करेगा वायलेंटली रेस्टलेस मेक्सिको लिखते हैं तो एक हिंट भी दे रखा है मेक्सिको नाम का अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग भी पता होता पावर एंड ग्लोरी बाय ग्राहम ग्रीन तो आपको यहाँ पे भी आप ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते थे ओके सो द नेक्स्ट वी हैव इज द गोल्डन नोटबुक अभी मैंने बात करा गोल्डन नोटबुक का कि किसने लिखा है डॉरिस लेसिंग ने लिखा है ये भी अगर आपने ध्यान दिया हो जो मैं बोलती हूँ तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये क्या है हमारे पास? अभी मैंने बताया नॉवल है ये हमारे पास और 1962 में ये जो है पब्लिश हुई है। एक्सपेरिमेंटल नॉवल है स्ट्रक्चर्ड अराउंड नॉवेल्स और ये लैंडमार्क था फेमिनिस्ट एंड पॉलिटिकल फिक्शन में जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये यूज़ करते हैं कि जब इनको ट्रॉमा लिखना होता है डिफरेंट कलर की बुक में लिखते हैं रेड, ब्लू, येलो देन वी हैव गोल्डन नोटबुक राइट? जिसमें ये पूरा को पूरा चीज़ें अपनी लिखती हैं। Okay. The next we have is Four Gated City. Again क्वेश्चन पूछा गया है दिस इज अ नॉवल बाय फोर गेटेड सिटी यानी कि चार गेट हैं सिटी के और उसमें बताते हैं कि किस किस को हर एक गेट में किस किस को एंट्री दी जाएगी और किस किस को एंट्री प्रोहिबिटेड होगा सो दैट इज ऑल्सो नॉवल बाय डॉरिस लेसिंग अगर आपको डॉरिस लेसिंग तैयार करना है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू जस्ट कंप्लीट बोथ ऑफ दीज वर्क्स आपका डॉरिस लेसिंग जो है मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली गोल्डन नोटबुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर गेटेड सिटी भी इंपॉर्टेंट है बस ये दो कर लोगे इनफ होगा आपके लिए अगर और कुछ नहीं कर सकते हो तो ठीक है Tales from Ovid 24 passages from the Metamorphosis is by now we know that कि ओविड जो थे आपके एंशियंट राइटर थे उन्होंने एक वर्क लिखा था मेटामॉर्फोसिस ठीक है इसकी मल्टीपल ट्रांसलेशन करी गई हैं इंग्लिश में करी गई हैं इससे इंस्पायर होके भी लोगों ने जो है बहुत वर्क्स लिखे हैं बहुत कुछ लिखा है तो इसको मॉडर्न पोएटिक लैंग्वेज में किसने ये वर्क लिख दिया है कि टेल्स फ्रॉम ओविड जिसका सबटाइटल है 24 पैसेजेस फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस और इसको पब्लिश कराया गया था 1997 में एंड इट वाज रीइमेजिन्ड बाय टेड ह्यूज टेड ह्यूज ने मेटामॉर्फोसिस के साथ लिखा था आप ये क्रिस्टोफर मार्लो जो एलिजाबेथन के हैं उनका भी उन्होंने भी इन्फ्लुएंस होकर अपना एक पोइट्री लिखा था मेटामॉर्फोसिस से तो ये आपको थोड़े थोड़े इंटरेस्ट टेक्सचुअल जो रेफरेंसेस होते हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है द प्रोफेसर इज अ नॉवल बाय वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल और ये नॉवल जो है फर्स्ट नॉवल थी हमारी वन ऑफ ब्रॉन्टे सिस्टर एंड दैट इज शार्लेट ब्रॉन्टे जिनका जो है पेन नेम है क्यूरर बेल जो इस स्यूडोनम इस पेन नेम का इस्तेमाल करके लिखा करती थी बाकी हमारे पास इनकी बाकी बहनें भी हैं दो थ्री सिस्टर्स वर देयर राइट एंड इनका जो फर्स्ट वर्क है ब्रॉन्टे का शार्लेट ब्रॉन्टे का वो प्रोफेसर था और इनके जो है ये पब्लिश बहुत लेट हुआ था 1857 में आफ्टर हर डेथ यानी कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश ये वर्क है मैं राइटिंग का भी बता देती हूँ 1845 टू 46 में ये जो है लिखा गया था एंड इसके बाद जो है इसको पब्लिश लेट कराया गया था अगेन ब्रॉन्टे सिस्टर का ही क्वेश्चन है अगेन रोचेस्टर इज अ कैरेक्टर इन जेन आयर क्या है पब्लिश इन 1847 इज अ नॉवल बाय वेरी वेरी फेमस नॉवल बाय अगेन शार्लेट ब्रॉन्टे का नॉवल है जेन आयर
जिसमें मिस्टर रोचेस्टर नाम से एक कैरेक्टर होता है, उसकी एक वाइफ होती है बर्था मेसन। किस तरीके से वो जो है उसको एक एटिक में रखते हैं, एक कमरे में बंद करके रखते हैं, बिकॉज़ शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस एंड एवरीथिंग। एंड उनका अफेयर शुरू हो जाता है एक लड़की से, जेन आयर के साथ। एंड दिस वाज़ द होल स्टोरी। एंड एक एंड में जो एक लाइन आती है, रीडर आई मैरिड हिम। So that is breaking the fourth wall, directly talking to the reader, having a conversation with the reader, as if reader उनके सामने बैठे हैं। So ये भी था एक। Next we have is another Bronte sisters में से जो दूसरी बहन है इनकी, जो second sister एमिली ब्रॉन्टे। इनका एक ही वर्क आपको करना है, and it is a world classic, Wuthering Heights। Wuthering जो है Heights is the name of, ये एक घर की कहानी होती है जहाँ पे वुदरिंग हाइट्स एक घर का नाम होता है, एक प्रॉपर्टी है इनके पास वुदरिंग हाइट्स, जिसके पीछे जो है इनका इनहेरिटेंस का भी क्राइसिस चल रहा होता है, और भी लव स्टोरी भी चल रही होती है। मिस्टर ये जो है बेसिकली एक फैमिली होती है, यहाँ पर रहती है अर्नशॉ फैमिली, एक लड़के को अडॉप्ट करती है और उसे प्यार हो जाता है उन्हीं के घर में, उन्हीं की बेटी मिस्टर अर्नशॉ की बेटी से उसको प्यार हो जाता है, हीथक्लिफ को प्यार हो जाता है। एंड उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, एंड वो रिवेंज स्टोरी शुरू हो जाती है कि अंजलि तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की नहीं हो सकती हो। सुनील, आपको याद होगा सुनील शेट्टी का जो रिवेंज था अक्षय कुमार के लिए, that is how it started. The next we have is the novels of the Charlotte Bronte emerged from the life in। अब शार्लेट ब्रॉन्टे के नॉवेल्स कहाँ से आते थे? यॉर्कशायर से आते थे। यॉर्कशायर से क्यों आते थे? क्योंकि वो रहती भी कहाँ थी? ठीक है, यहाँ पे रहती थी तो वहीं से हमारे पास यहाँ पे जो है यॉर्कशायर, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज हार्ड टाइम इज अ बिटर क्रिटिक ऑफ। हार्ड टाइम किस चीज का क्रिटिसाइज करता है? पहली बात तो ये है, हार्ड टाइम जो है 1854 का पब्लिश हुआ हुआ ये वर्क है किसका? द वेरी फेमस विक्टोरियन नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन का ये वर्क है, जिसमें ये कंडेम करते हैं और बताते हैं कि विक्टोरियन स्कूलिंग सिस्टम कितना खराब है। उनको सिर्फ रट्टाफिकेशन से, रोट मेमोराइजेशन से, जैसे कि एक कैरेक्टर है उसमें, जो टीचर है वो कहता है फैक्ट फैक्ट फैक्ट, आई ओनली नीड फैक्ट। यानी कि रट्टा रट्टा रट्टा, मुझे सिर्फ रट्टू तोते बनाने हैं आप सारे, एकदम क्रैमिंग पैरेट्स, और मुझे वही चाहिए आप लोगों से। मुझे कोई तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज या थिंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन कि वहां से एक डेफिनेशन भी पूछते हैं कि हॉर्स क्या होता है, तो सीसी जियो पे एक लड़की है, वो कहती है हॉर्स मतलब, उसके बारे में बताती है कि वो ऐसा होता है नहीं। वो कहते हैं नो यू आर रॉन्ग। जो बुक में डेफिनेशन लिखी है, हॉर्स की 4 टाँगें होती हैं, वो घास खाता है, वो इस तरीके से होता है, बिल्कुल वैसा ही एक वर्ड टू वर्ड बताइए। ये भी बताएँ। और उस समय में देखिए, अभी ये वाला हमें जो है क्रिटिक ऑफ स्कूल सिस्टम, विक्टोरियन स्कूल सिस्टम, तो यहाँ पे कहीं पे भी 4 ऑप्शंस में से नहीं है। रेनेसां की क्रिटिक नहीं करते हैं, रेनेसां से पहले आ गया था। रिफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, फ्यूडलिज्म की भी बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत सारी चीजें इसको जो है आप एक बात समझ लो कि अम्ब्रेला टर्म है बहुत बड़ी, जिसके अंदर छोटे छोटे टर्म्स आपके पास जुड़ी हैं, जैसे कि विक्टोरियन स्कूलिंग सिस्टम आ गया, फैक्ट्री में सिस्टम, यानी कि उस समय में बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर हुआ करते थे, कोई वर्किंग फिक्स्ड आवर्स नहीं हुआ करते थे, लेबर्स की लाइफ बहुत हेल बना दी हुई थी, उनके पास खाने पीने सोने के लिए भी टाइम नहीं था, हर वक्त वो काम 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 ही कर रहे थे, राइट। एंड उसी के साथ साथ कैपिटलाइजेशन की भी बात करता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे, पर गरीबों की बुरी हालत कर दी थी। एंड ही टॉक अबाउट अ वेरी वेरी मेजर टर्म, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, ओके। ये आ जाएगा, ए है, सॉरी यहाँ पे ए ही होगा। यूटिलिटेरियनिज्म, राइट, हाँ, ठीक है। तो दिस विल बी, यानी कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि यूटिलिटी क्या है, यूसेज क्या है उस चीज का। अगर आप किसी चीज को पढ़ा रहे हो, उसका यूटिलिटी क्या है, मतलब हर कुछ ना, इनको कुछ ना कुछ यूटिलिटी, यानी कि उसका कुछ यूज होना चाहिए। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी क्रिएटिव हो, अगर आप पोइट्री लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, क्या फायदा उसका, उसका यूटिलिटी क्या है बताइए। रियल वर्ल्ड में क्या है, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, रियल वर्ल्ड में उसका यूटिलिटी बताओ। वो सारा एकदम यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर फोकस था, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्म, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वी हैव इज डीन्स इज द नेम ऑफ अ फैमिली इन। डीन्स यहाँ पे किस फैमिली का नाम है? तो ये जो है हमारे पास जॉर्ज इलियट की जो नॉवल है, जो है
द मिल ऑन द फ्लॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है ये जॉर्ज इलियट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखना है। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं ये भी। ये एक मेल का नाम लिखती थी, ये एक्चुअल में इनका क्या था, स्यूडोनिम हुआ करता था। इनका रियल नेम क्या था, बड़ी बार पूछा गया है आपसे और बड़ी बार अभी तक मैंने बता भी दिया है, आपको याद होगा, मैरी एन इवंस। ओके, तो ये इनका रियल नेम था। दिस नॉवल वाज पब्लिश इन 1860 और यहाँ पे डीन फैमिली की बात होती है। दिस इज, एंड यहाँ पे ड्यूस एक्स मशीना का भी यूज करती हैं ये मशीना। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज, जरूर पढ़िएगा ये कहानी को। नेक्स्ट वी हैव इज चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन जो थे वॉज इन्फ्लुएंस डीपली बाय द राइटिंग्स ऑफ, अब देखिए राइटर तो आपके चार्ल्स डिकन भी हैं, ये किसकी राइटिंग से जो है इन्फ्लुएंस थे हमारे पास, ये थे टॉमस कार्लाइल की राइटिंग से इन्फ्लुएंस। और टॉमस कार्लाइल क्या थे हमारे पास, फ्रॉम 1795 टू 1881 डीपली इन्फ्लुएंस डिकन सोशल थॉट, जो सोसाइटी की रियलिटी बताते थे उन बताते थे। टॉमस कार्लाइल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क बिल्कुल आप लिख लीजिए, जैसे कि है पास्ट एंड प्रेजेंट 1843। ओके, तो ये जो है जितना भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो सच बताया है आपके डिकन्स ने, वो ये जो बुक है इसने बड़ा रोल प्ले करा है टॉमस कार्लाइल की, और ये बुक के बारे में पूछता भी है। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस इज द सब टाइटल ऑफ अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, विच इज दैट नॉवल। तो ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है, बट दिस टाइम जो है आपको डायरेक्ट जो है सब टाइटल दे दिया गया है। अदरवाइज आपको नॉवल का एग्जैक्ट टाइटल नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका सब टाइटल बताइए क्या है। अब क्या कर दिया है आपके एग्जामिनर ने, सब टाइटल दे दिया है और पूछा है नॉवल कौन सी है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का पूरा नाम है द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस, और ये नॉवल किसने लिखी है, चार्ल्स डिकन ने लिखी है, ये आएगा यहाँ पर। ओके, एंड दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1837 टू 1839, सीरियलाइजेशन में पब्लिश है यहाँ पर। और ये चाइल्डहुड पॉवर्टी और पॉवर्टी के बारे में बताता है कि कितनी गरीबी फेस करनी पड़ी, क्योंकि चार्ल्स डिकन्स का खुद का जो लाइफ है वो बहुत जो है गरीबी में गुजरा है, पॉवर्टी में गुजरा है। बचपन से ही वो फैक्ट्रीज में काम किया करते थे एज अ चाइल्ड लेबर, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो प्रिजन में थे ड्यू टू डेप्ट, और उनके जो स्टेप मदर है वो उनसे काम कराया करती थी और खुद काम नहीं करती थी। तो जिस वजह से उनका पूरा बचपन वो देखते थे कि बाहर जब खिड़की से थोड़ा सा झांकते थे, देखते थे कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपना चाइल्डहुड, एंड आई एम हियर सफोकेटिंग, और मैं इस जो है फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। और दैट्स हाउ इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा, और वही स्ट्रगल इन्होंने पेन और पेपर पे दिखाया। The next we have is which of the following is a novel by Walter Scott। Walter Scott का कौन सा इनमें से नॉवल है, नॉर्देंगर, जो है नॉर्देंगर एबी, ये तो हमारे पास जो है जेन ऑस्टन ने लिखा है। द टेल्स ऑफ द हॉल, नहीं ये भी नहीं है। गॉथिक टेल्स, ये भी इनका नहीं है। द दिस वन इज द टैलिस्मैन। टैलिस्मैन जो है इट वाज पब्लिश इन 1825 एंड हिस्टोरिकल रोमांस की बात करते हैं। देखिए वॉल्टर स्कॉट हमेशा द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन्हें कहते हैं। हिस्ट्री की जितनी भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, हिस्टोरिकल कहानियों के ऊपर इनकी जो है हमेशा नॉवेल्स बेस्ड होती थी। द टैलिस्मैन भी किस पे बेस्ड है, ये भी कहानी है एक आपके पास हिस्टोरिकल रोमांस की। सेट ड्यूरिंग दी, कहाँ पे सेटिंग कहाँ का है, किस समय किस समय का, किस इवेंट का सेटिंग है, सेट ड्यूरिंग दी crusades, and he is known as the founder, the father, the pioneer of वॉल्टर स्कॉट। किस फादर है हिस्टोरिकल नॉवल, बड़ी पहले भी क्वेश्चन आया था, हु इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल, वॉल्टर स्कॉट। ओके, दिस इज वी हैव। ओके, question number 119 we have Jane Austen's Emma came out in। So Jane Austen की जो एमा थी, ये एमा के लिए कहती हैं जेन ऑस्टिन की ये एक ऐसी हीरोइन मैं लिख रही हूँ जिसको बाकी कोई पसंद करे ना करे, बट मैं बहुत ज्यादा इसे पसंद करूंगी। ओके, तो ये हमारे पास आती है, आई गेस द करेक्ट डेट इज 1835, इसको एक बार चेक कर लेना प्लीज, ठीक है।
नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आई लेट यू नो. The next we have is in the last question of this class is Principles of Literary Criticism is a critical work by I.A. Richards ने ये वर्क लिखा था और ये बहुत ही अच्छा वर्क था. आपने सुना होगा न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में, राइट? हम लिटरेरी थ्योरी में करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, जहाँ पर ये बात करते हैं कि एक ऐसा नया क्रिटिसिज्म जहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, उसकी जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि राइटर की अपनी पर्सनल लाइफ क्या है, उसका बाकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या सोच के उसने टेक्स्ट लिखा है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है. वी विल ओनली फोकस ऑन दिस थिंग. ओके. So this was all about today's class and I hope you liked it. And in the next session, we're going to talk about पेपर. इसी पेपर के बारे में बात करेंगे 2017 और क्वेश्चन होंगे फ्रॉम 121 टू 150. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली लेट मी नो. और जितना भी आपको जो है क्वेश्चंस और करने हैं या फिर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्लीज़ नीचे जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो. I will for sure make a video on it. Okay, with that, that is it for today's video session and see you soon in the next. Thank you.